बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दो से तीन बड़ी अहम खबरें हैं। पाकिस्तान मुस्तकबिल में किस डायरेक्शन में जा रहा है, सब कुछ सामने आ जाएगा। काजी फायद ईसा साहब का नोटिफिकेशन आ गया है 17 सितंबर 2023। जी हाँ, वो अपने ओहदे पे विराजमान हो जाएंगे। 3 महीने पहले ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाता है। ये है वो नोटिफिकेशन, इस पे सदर मुमलिकत ने दस्तखत कर दिए हैं। सूरत हाल क्या है, कौन से 2-3 काम हैं जो काजी साहब ने करने हैं, वन वे और अनदर डायरेक्शन भी पता चल जाएगी, और प्लान 2023 पे अमल दरामद होना है यानी वो भी पता चल जाएगा। मैं वो 3 काम आपको बताता हूँ कौन से हैं। लेकिन उससे पहले हमारी मीशत के हवाले से एक नई, जैसे इमरान खान के दौर में नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल बनाई गई थी, इसी तरह की अब एक काउंसिल बनाई गई है, एपेक्स कमेटी बनाई गई है। और मैंने आपको जैसे बताया था कि बज़ाहिर तो वजीर आजम लिखा हुआ है कि उसको ऐड करेंगे, लेकिन असल में आर्मी चीफ ही उसको चलाएंगे। इसके बाद क्या होता है कि इस अनाउंसमेंट के बाद 2 दिन मुसलसल हमारी स्टॉक मार्केट नीचे जाती है। आज फिर 300 से 400 पॉइंट तक नीचे गिरी है। इसका मतलब है कि लोग ये जो शेख चिल्ली वाले मंसूबे हैं, इन पे यकीन करने के लिए इन्वेस्टर तैयार नहीं है। लेकिन आपको दिखाता हूं कि जो पॉलिसी बना के कहते हैं कि हम इस मईशत को 1000 अरब डॉलर तक ले जाएंगे, हम अपनी जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो 100 अरब डॉलर कर लेंगे, और हम अपनी एक्सपोर्ट्स को 27 अरब डॉलर से बढ़ा के 70 अरब डॉलर पे ले जाएंगे अगले 5 सालों में। उनकी इस टाइम सूरत हाल क्या है, ये आपको दिखाना जरूरी है। ये पहली चीज मुलायजा करें जरा, वज़ीर आज़म की MD IMF से मुलाकात की दरख्वास्त। जी हाँ, बराह रास्त पाकिस्तान का वजीर आजम एक बैंक मैनेजर ही कह लेना, MD उससे मुज़ाकरात नहीं कर रहा, उसके सामने अपना एजेंडा नहीं रख रहा, बल्कि उससे एक मुलाकात की दरख्वास्तें कर रहा है। डायरेक्ट वजीर आजम ये काम कर रहा है। तो सही कहा था, बेगर्स कांट बी चूजर्स। आपको दूसरा दिखाता हूं, अमेरिकी सफीर से कर्ज बहाली प्रोग्राम में किरदार अदा करने का मुतालबा। एक और खबर में बरतानवी सफीर से भी मिलके यही बात की गई है, और तकरीबन 8 ममालिक या 10 ममालिक के सफरा से या उनकी हुकूमतों से रब्ता किया गया है कि आप IMF डील करवाने में हमारी मदद करें। यह है जी वो 1000 अरब डॉलर की मैशत वाली बढ़ के मारने वालों का असल प्लान। मिन्नत तरला बैक करना, यह है इनका असल प्लान। और उसके साथ ये जरा आप देखें कि पाकिस्तान स्टील को 5 साल लीज पर रूस को देने का फैसला, और जो पाकिस्तान में कराची पोर्ट टर्मिनल्स हैं वो UAE को पैसों के बदले देने का फैसला। तो मुझे क्या समझ आई है सूरत हाल, अगर IMF आ जाता है तो फिर तो ठीक है, वेल एंड गुड, फिर तो बाकी भी पैसे आना शुरू हो जाएंगे। लेकिन अगर IMF नहीं आता और नहीं बहाल होता प्रोग्राम, जो कि इन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बीच में फजिंग की हुई है फिगर्स की, IMF को बिल्कुल ही आउट ऑफ द वे जाके पैसे देने पड़ेंगे, मेरिट पे नहीं मिलते। लेकिन अगर वो मिल जाते हैं फिर तो वेल एंड गुड, फिर तो मामला किसी ना किसी तरह चल पड़ेंगे। अवाम को रिलीफ नहीं मिलेगा, लेकिन मुल्क दिवालिया होने से बच जाएगा वक्ती तौर पे। लेकिन दूसरी सूरत में जो प्लान भी मुझे नजर आ रहा है, क्योंकि कुछ लोगों को इमरान खान से मसला है और उनके लिए इमरान खान को रोकना जिंदगी मौत का मसला बन चुका है, इसलिए बज़ाहिर ऐसा नजर आता है कि पॉलिसी यह है कि पाकिस्तान के पास जो भी असासे हैं जो बेचे जाने के काबिल हैं या गिरवी रखवाए जाने के काबिल हैं या किसी को किराए पे देने के काबिल हैं, वो सब दे दिया जाए और वक्ती तौर पे कुछ डॉलर हासिल कर लिए जाएं, जिनसे कम से कम 1 साल चला लिया जाए मुल्क को। 1 साल मुल्क चल जाता है तो इस दौरान इमरान खान का इंतजाम हो जाएगा। अब वो इंतजाम कैसे होगा, वहीं पे आते हैं हम असल मुद्दे की तरफ। जस्टिस काजी फायद ईसा, इनकलाबियों का कहना था, PDM जमातों का कहना था कि ये वो जज है जो इदारों को अपने डोमेन में वापस भेजेगा और जमहूरियत को पाकिस्तान में जिंदा करेगा, बहाल करेगा, ये उनका दावा था। जबकि दूसरी तरफ वो साकिब निसार हों, जस्टिस खोसा हों, या जस्टिस गुलजार हों, या उमरता बंदयाल हों, उनको इमरानदार जज कहते हैं। ठीक है, हमने देख लिया सूरत हाल के जिनको इमरानदार जज कहा गया है, खासतौर पर अभी जो मौजूदा चीफ जस्टिस हैं, उनके दौर में जो तरीके इंसाफ के साथ हुआ है वो पहले कभी किसी मार्शल लॉ में भी किसी सियासी जमात के साथ नहीं हुआ। वो सब कुछ हो रहा है और अभी मुसलसल जारी है। ये नहीं कि जुल्म खत्म हो गया, जारी है जुल्म। पूरी पार्टी को जिस तरह तोड़ा जा रहा है, डिसमेंटल किया जा रहा है, जिस तरीके से लोगों से बयानात दिलवाए जा रहे हैं, वो सबको नजर आ रहा है। तो अगर इमरानदार जजेस के होते हुए ये जुल्म हो रहा है तो काजी के आने के बाद क्या होगा। इसलिए मैं आपको 2-3 चीजें बता देता हूं जो काजी साहब ने करनी है। नंबर 1, काजी साहब जब आएंगे तो हुकूमत की मुद्दत तो क्योंकि अगस्त में खत्म होनी है, अगर हुकूमत मुद्दत बढ़ाती है
तो यकीनन उस पर पटिशन जाएंगी सुप्रीम कोर्ट में। उमरताब बंदयाल साहब जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं किया वो आगे भी कुछ नहीं करेंगे, तो असल पटिशन जाएगी काजी फायद ईसा के सामने, तो देखना है कि क्या वो इस बारे में कुछ कर सकेंगे। सेकेंडली, फौजी अदालतों से अगर वो बन जाती हैं और कुछ लोगों को सजाएं हो जाती हैं, वो भी केस बिल आखिर सुप्रीम कोर्ट में ही जाएंगे। या ये जो पटिशन दायर हुई हैं जिनके बारे में मैं असल बात कर रहा हूं, सिर्फ एजाज अहसन ने नहीं की, सिर्फ साबिक चीफ जस्टिस जवाद एस ख्वाजा ने नहीं की, बल्कि 8 से 10 पटिशन आ चुकी हैं सुप्रीम कोर्ट में, और मुख्तलिफ बार काउंसिल्स एक के बाद एक पटिशन डाल रही हैं कि मिलिट्री कोर्ट्स में किसी का ट्रायल नहीं होना चाहिए। सबसे अच्छी बात चीफ जस्टिस ने की साबिक कि पाकिस्तानी अवाम ने कहीं भी दस्तखत नहीं किए हुए कि हम मिलिट्री एक्ट 1952 के अंडर आते हैं। पाकिस्तानी अवाम ने ऐसा कोई मुआहदा किसी के साथ नहीं किया हुआ, वो अपने आइन के मुताबिक है। पाकिस्तानी अवाम का मुआहदा बेसिकली अपने आइन के साथ चलने के लिए है। तो ये नहीं होना चाहिए, सिविलियन का ट्रायल नहीं होना चाहिए फौजी अदालतों में। ये केस भी बिल आखिर अगर अभी बंदयाल साहब नहीं फैसला करते सुन के, अभी तक तो उन्होंने कोई केस लगाया भी नहीं, कोई तारीख नहीं दी, कुछ भी नहीं पता, नहीं सुनते नहीं करते, अगर सजाएं भी हो जाती हैं तो ये भी एंड में काजी साहब ने फैसला करना होगा। अगर वो मिलिट्री कोर्ट्स को कलअदम करार देते हैं तो सजाएं साहब की खत्म हो जाएंगी वहां से जो ही है, और फिर सिविलियन अदालतों में मुकदमात चलेंगे। और नंबर 3, वक्त पे इलेक्शन करवाना। यह हुकूमत एक्सटेंशन ले चुकी होगी या जो भी, तो एक तो चैलेंज होगा कि इस हुकूमत को जायज या नाजायज करार देना। एक, हुकूमत के खत्म होने के बाद अगर वो पूरी मुद्दत करते हैं तो 60 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन करवाना। ये 3 काम अगर करते हैं काजी साहब तो नजर आ जाएगा कि वो रूल ऑफ लॉ और कानून की बालादस्ती के लिए खड़े हैं। लेकिन अगर वो दूसरी तरफ जाते हैं और जो उनसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है, अब ये एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं उनसे, ठीक है, कि जब काजी साहब आएंगे तो हम इमरान खान को अगर निचली अदालतों से सजाएं दिलवाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट तक मच्योर होते होते वहां से भी सजा फाइनल हो जाएगी, फाइनलिटी इख्तियार कर लेगी, सुप्रीम कोर्ट रिलीफ नहीं देगा। नंबर 1, तो इमरान खान ने बाकी जिंदगी जेल में गुजारनी है या खुदा ना खास्ता कोई सख्त तरीन सजा देनी है, उसका भी फाइनल फैसला काजी साहब की अदालत से ही होगा एंड में। नंबर 1। नंबर 2, नवाज शरीफ की सजाएं खत्म करना, नाअहली तायात खत्म करने के रास्ते में अगर कोई रुकावट कानून साजी के बाद भी रह जाती है या कुछ, तो वो भी काजी साहब से ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो खत्म कर देंगे, कोई भी रुकावट होगी उसको हटा दिया जाएगा। ये एक चीज है। और नंबर 3, ये भी पॉसिबल एक्सपेक्टेशन हो सकती है कि तहरीक इंसाफ पे बाकायदा पाबंदी लगाई जाए। सुप्रीम कोर्ट ने आखिरी फैसला देना होता है तो वो हम ख्याल जजेस का बेंच बना के और एक सियासी जमात पे पाबंदी लगा देंगे। ये वो 3 मोटे मोटे काम है, बाकी बहुत सारे हैं। इमरजेंसी की तौसीक करना, असेंबली की मुद्दत को बढ़ा देना साल के लिए, 6 महीने के लिए, वो बहुत सारे और काम है जो हो सकते हैं। लेकिन ये बुनियादी चीजें हैं क्योंकि मेन मकसद इमरान खान को ठिकाने लगाना है। इमरान खान साइड पे हट जाता है तो फिर तो इलेक्शन करवाने में भी कोई मसला नहीं है। पीपल्स पार्टी ने बयान दिया है कि हम किसी पीडीएम जमात के साथ, जो इस टाइम हुकूमत में शामिल जमात है, किसी के साथ भी इंतखाबी इत्तेहाद नहीं करेंगे। ये पीपल्स पार्टी ने बयान जारी किया है। इससे एक ही चीज समझ आती है कि उनको यकीन दिला दिया गया है कि इस बार आरटीएस बंद करके आपको अच्छी खासी सीटें जिता दी जाएंगी, तो आपको इत्तेहाद की जरूरत नहीं है। जो पिटीशंस आई हैं एक के बाद एक, ये बताती हैं कि लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि सैनिटी प्रिवेल करें। अगर तो चीफ जस्टिस उमरताब बंदयाल साहब ज्यादा कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम फौजी अदालतों या मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन के ट्रायल को कलअदम करार दे सकते हैं। वो किसी को पार्डन तो नहीं कर रहे, किसी को ये भी नहीं कह रहे कि माफ कर दो मुजरिमों को। वो ये कह रहे हैं, जो लोग पटिशंस कर रहे हैं, कि आप सिर्फ ऑर्डर दे देंगे जी कि सिविलियन अदालतों में केस चलें और कानून के मुताबिक उनको फैसला कर दिया जाए। इसमें किसी को कोई एतराज नहीं होना चाहिए। और इमरान खान की जो खुफिया तरीके से, यानी किसी के बयान देने पर एफआईआर दर्ज हो गई थी, और बयान भी आपको पता है कि फरमाइशी यहाँ पे दिलवाए जा रहे हैं, उनमें भी इमरान खान को बेल मिल गई है। आई थिंक 3 जुलाई तक मिल गई है केस में, और एक में 7 तक शायद मिल गई है। तो सारी चीजें अगर आप डॉट कनेक्ट करके देखें तो उसी तरफ जा रही हैं कि इमरान खान को ईद तक टाइम दिया गया था, ईद के बाद फिर इमरान खान को गिरफ्तार करना है। और इसका इजहार इमरान खान ने भी कर दिया है कि अगले 2 हफ्तों में, क्योंकि एग्जैक्ट यही टाइम बनता है 3-4 जुलाई और उसके दरमियान, मुझे गिरफ्तार कर लिया जाएगा, किसी ना किसी केस में कर लिया जाएगा, कहीं ना कहीं से जमानत खत्म हो जाएगी। और अगर कोयटा इमरान खान को जाना पड़ता है तो वहां तो जानलेवा हमला भी करवाया जा सकता है। तो ऐसी सूरत हाल में मैं समझता हूं कि इमरान खान को रोजाना, अभी जब तक टाइम है, आवाम से तक स्पीच करें, और अवाम को अब बाकी बातें जो जुल्म हो रहा है ना उस पर बात करना छोड़ दें। अवाम को ये बताएं कि आप आके क्या करेंगे। देखें, वो ये तय कर बैठे हैं कि आपको नहीं आने देना। आपने अवाम को ये बताना है कि मैं आ जाऊं तो मैं क्या करूंगा। रूल ऑफ लॉ की बात करें, खुल के कहें कि किसी ताकतवर को नहीं छोड़ा जाएगा। जैसे वो कह रहे हैं ना बंद कमरों में कि इमरान खान को नहीं छोड़ना, आप भी ये बात करें कि किसी ताकतवर मुजरिम को नहीं छोड़ा जाएगा।
اس بار ایسا احتساب ہوگا کہ پاکستان کی 76 سال کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا. عوام کو یہ ہوپ دیں. عوام کو لڑنے کی اثر نو ایک وجہ چاہیے. اپنے حق کے لیے لڑنے کی بات کر رہا ہوں, ووٹ کے حق. وہ وجہ آپ تب بھی پرووائڈ کریں گے کہ عوام کو ریمائنڈر دیا جائے کہ آپ کیا کریں گے آ کے, کیونکہ ابھی عوام کو انہوں نے تھوڑا سا مخمسے میں ڈال دیا ہے, ڈاؤٹ میں ڈال دیا ہے کہ پتہ نہیں عمران خان اگر بات کرنے کی بات کر رہے ہیں تو شاید ان سے ڈیل کرنے کی بات ہو رہی ہے, شاید عمران خان سب کچھ معاف کرنے جا رہے ہیں. آپ نے کھل کے بات کرنی ہے. معیشت میں نے ایسے چلانی ہے, انصاف کا نظام ایسے ٹھیک کرنا ہے, عدلیہ کے ساتھ مل کے. عدلیہ سے بھی آپ نہ ٹکرائیں, عدلیہ کے ساتھ مل کے ہم ریفارمز کریں گے جس میں ان کی بھی مدد ہو, ان کو انصاف دینے میں آسانی ہو اور ججز کو پروٹیکشن مل سکے. اس کے لیے اگر آؤٹ آف دا باکس سولوشن نکالیں کہ اگر اسپیشل فورس بنانی پڑے جو صرف عدلیہ اور ان کی فیملی کو پروٹیکشن دے, جنہوں نے بڑے بڑے فیصلے کرنے ہوتے ہیں, تو وہ بھی ہم بنائیں گے, لیکن عدلیہ کو پوری پروٹیکشن دیں گے. آپ کو یہ باتیں کرنی پڑیں گی. کوئی بھی قانون سے اوپر نہیں ہوگا. پاکستان کا آئین سب پہ لاگو ہوگا, علیحدہ علیحدہ قانون نہیں کسی پہ لاگو ہوگا, آئین سب پہ لاگو ہوگا. اس طرح کی باتیں کریں تاکہ عوام کو پتا چلے کہ واٹ اف ہم کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ آپ نے عوام کے دل میں احساس ڈالنا ہے, کیونکہ عوام جب ڈر جائے تو ان کو ایک نئی ضرورت ہے موٹیویشن کی, وہ آپ نے اس طرح سے دینی ہے. عوام کو بتانا ہے کہ کیا نقشہ ہوگا اس پاکستان کا جو آپ لوگوں کے لیے بنانا چاہ رہے ہیں. وہ پورا نقشہ عوام کے سامنے کھل کے بات کر کے پیش کریں. صرف آپ رول آف لا اور قانون کی بالادستی کہتے ہیں, ہم جیسے لوگ سمجھ جاتے ہیں, لیکن جو بہت سارے لوگ ہیں نا گراؤنڈ پہ, وہ نہیں سمجھتے کہ آپ کا ایگزیکٹ مطلب کیا ہے. ان کو ایکسپلین کر کے بتائیں. اور نمبر 2, میں پہلے بھی آپ سے کہتا تھا, اب بھی آپ سے یہی کہتا ہوں, تب بھی میں نے آپ سے کہا تھا, آپ کی جب گرفتاری ہو گئی تھی اور آپ واپس آئے تھے, تقریر سے پہلے بھی میں نے ٹویٹ کیا تھا اور آپ کی تقریر کے بعد بھی ٹویٹ کیا تھا کہ پاکستان میں اگر کسی ایک بندے کو غصہ نہیں کرنا تو وہ آپ ہیں. آپ نے جو تقریر کی تھی وہ غصے میں تھی. اگر آپ اپنی وہ تقریر دوبارہ سنیں تو میرے خیال میں آپ کو بھی یہ لگے گا کہ آپ اپنے ورڈز کو اور اپنے جذبات کو بہتر انداز میں پٹ کر سکتے تھے. ایک شخص کو اگر ٹھنڈا رہنا ہے اور غصہ نہیں کرنا ہے اس دوران تو وہ آپ ہیں. میں اب بھی آپ کو یہی بات کہتا ہوں اور یہی مشورہ دوں گا. غصہ عقل کو کھا جاتا ہے اور غصے میں کیے گئے فیصلے یا باتیں بعد میں انسان کو پچھتانے پہ مجبور کرتی ہیں. ٹھنڈے دماغ سے, ٹھنڈے دل سے فیصلے کرنے ہیں آپ نے, کیونکہ آپ کے غصے میں کیے گئے فیصلے کی قیمت بھی عوام نے چکانی ہے, اور وہ نیگیٹو ہوئے تو وہ بھی عوام ہی قیمت چکائے گی, کیونکہ عوام تو اسی طرف دیکھ رہی ہے اور اس کی امیدیں ادھر ہی جڑی ہوئی ہیں, ورنہ دوسری طرف تو اندھیرا ہے, جھوٹ ہے, فریب ہے, دغا بازی ہے. میں آپ کو اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ بتاتا ہوں کہ اسحاق ڈار کیسے اداروں کو بھی اور پوری قوم کو چونا لگا رہا ہے. آپ کو کچھ فگرز دکھاؤں گا. آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے. اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو. آپ سب کے سننے کا بہت بہت شکریہ.